अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर भारत अपनी रोड्स का नाम क्यों चेंज करने जा रहा है? इंडियन एयरफोर्स अब कौन से सेकंड हैंड फाइटर जेट्स परचेज करने जा रही है और क्यों, और ऐसी क्या मजबूरी है? और यूक्रेन को लेकर भारत की सरकार कौन सी प्लानिंग कर रही थी जो अब सबके सामने आ गई है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय फाइटर जेट्स की भारी कमी चल रही है। मिग 21 फाइटर जेट्स को फेस आउट करने के बाद अब इंडियन एयरफोर्स के पास 29 से भी कम स्क्वाड्रन्स बची हैं, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन की है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो भी फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट्स ऑलवेज फ्लाई अवे कंडीशन में प्रेजेंट हो। मसला ये है कि इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में कई सारे फाइटर जेट्स ऐसे हैं जो अपने लाइफ साइकिल के एंड ईयर्स में चल रहे हैं, और ऐसे ही एक फाइटर जेट है जैगुआर फाइटर जेट, जो हमने ब्रिटेन से 1979 में परचेज किया था। बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इनको भारत में इनकी लाइसेंस प्रोडक्शन भी की थी, और साल 2008 तक हॉल भारत में जैगुआर फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करता था। इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में इस समय 120 से 130 के अराउंड जैगुआर फाइटर जेट्स शामिल हैं। मसला ये है कि जैगुआर फाइटर जेट्स काफी पुराने हो चुके हैं और ये 1970s की टेक्नोलॉजी है। कहने का मतलब है कि आज से 50-55 साल पहले की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये फाइटर जेट्स हैं। जिस समय अर्ली 2000 के दशक में हॉल इनको भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा था, उस समय बाकी देश जो भी जैगुआर फाइटर जेट्स जिनकी एयरफोर्स में शामिल थे, वो सब इसकी रिप्लेसमेंट तलाश कर रहे थे। ब्रिटेन, फ्रांस, नाइजीरिया, इक्वाडोर, ओमान और बाकी जो भी देश जैगुआर फाइटर जेट्स ऑपरेट करते थे, इन सब ने इसको 10-15 साल पहले ही फेस आउट करके रिटायर कर दिया है, और अब इनके स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स अरेंज करने में भी काफी प्रॉब्लम आ रही है। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की अकेली एयरफोर्स है जो आज भी जैगुआर फाइटर जेट्स ऑपरेट कर रही है, और ये अभी और 10-12 साल इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल रहेंगे। ऐसे में सभी जैगुआर फाइटर जेट्स अगले 10 से 12 सालों तक इंडियन एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल रहें, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी हमेशा से बनी रहे। इसलिए भारत ने फैसला किया है कि हम ओमान से उनके 20+ जैगुआर फाइटर जेट्स परचेज कर लेंगे। ओमान ने अपने जैगुआर फाइटर जेट्स साल 2014 में रिटायर कर दिए थे, आज से 11-12 साल पहले, और ओमान इनको भारत को ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो गया है। हालांकि ये तो अभी तक सामने नहीं आया है कि ओमान इन फाइटर जेट्स के लिए भारत को कितना चार्ज करेगा और ये डील कितने मिलियन डॉलर्स की होगी, लेकिन ये 100% कंफर्म है कि भारत ओमान के जैगुआर फाइटर जेट्स को फ्लाई करने के लिए परचेज नहीं कर रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत ओमान से जैगुआर फाइटर जेट्स परचेज करके इनको भारत लाएगा, और भारत में इनको डिसमेंटल करके इनके स्पेयर्स और कंपोनेंट्स को कलेक्ट किया जाएगा। इनके इंजन से लेकर एवियोनिक्स और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स सब कुछ इस्तेमाल किए जाएंगे। जब भी इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर फाइटर जेट्स में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो ओमान वाले स्पेयर और कंपोनेंट्स वो निकालकर इंडियन वेरिएंट के अंदर रिप्लेस किए जाएंगे। वैसे देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय फाइटर जेट्स की सीरियस शॉर्टेज चल रही है। ऊपर से 29 में से 6 स्क्वाड्रन जैगुआर फाइटर जेट्स की हैं, जो 55 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड फाइटर जेट है। इसके साथ ही तेजस फाइटर जेट्स के इंजन भी अमेरिका भारत को टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं कर रहा है, जिसके कारण तेजस की डिलीवरी भी इंडियन एयरफोर्स को लगातार लेट हो रही है। और जो 114 फाइटर जेट्स की MMRC 2.0 डील साइन होनी थी, उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है तेलंगाना स्टेट से, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने अब अनाउंस किया है कि वो रोड का नाम चेंज करके डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर रखने जा रहे हैं। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। हैदराबाद में अमेरिका का जो कॉन्सुलेट है, जहाँ पर वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है और अमेरिका अपनी कॉन्सुलर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उस बिल्डिंग के सामने से जो रोड क्रॉस हो रही है, यानी कि जिस हाई प्रोफाइल रोड के ऊपर यूएस कॉन्सुलेट बिल्डिंग सिचुएटेड है, उसका नाम अब चेंज करके डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू करने का फैसला किया गया है, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर इसका नाम रखा जाएगा। इसके साथ ही कुछ रोड्स का नाम चेंज करके लेट इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा सर के नाम भी किया जाएगा। ये जो रोड का नाम चेंज करके यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर रखा जा रहा है, इसके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा है कि वो भारत के विदेश मंत्रालय और यूएस एम्बेसी को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे और राय लेंगे। इससे पहले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अनाउंस किया था कि वो हैदराबाद के रोड्स का नाम मेटा और गूगल जैसी ग्लोबल IT कंपनीज के ऊपर रखेंगे, जो लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं। आपको क्या लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर रोड का नाम रखना क्या ये सही स्टेप है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूक्रेन और भारत को लेकर। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अभी भारत का दौरा करके वो वापस जाने के बाद उन्होंने अपना काम अच्छे से संभाला नहीं है कि भारत की तरफ से एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अब भारत की सरकार यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भारत में होस्ट करने की तैयारियां कर रही है। अगले कुछ हफ्तों के अंदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी भारत आ सकते हैं, एंड अभी दोनों देशों की सरकारें इस विजिट की डेट्स को फाइनलाइज कर रही हैं। रिपोर्ट्स में जनवरी 2026 का मेंशन किया गया है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है।
यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इनवाइट करके भारत न्यूट्रल अप्रोच दिखाना चाहता है। पिछले साल 2024 में भी भारत सरकार ने कुछ ऐसा ही किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जुलाई महीने में रशिया के दौरे पर गए थे और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की थी। फिर उसके अगले एक महीने के बाद अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे के ऊपर भी चले गए थे और वहां पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात की। सेम वैसा ही कुछ भारत यहाँ भी रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। यूरोपियन यूनियन में कई देश व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से थोड़ा नाराज हैं और अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भारत होस्ट करता है, ज़ेलेंस्की के लिए रेड कार्पेट बिछाता है, तो ऑप्टिक्स के लिए बहुत ही बेहतर होगा और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी थोड़ा सा हाथ में रहेंगी। इसके साथ ही आपने नोटिस किया होगा कि इस बार व्लादिमीर पुतिन जो भारत आए थे, ना ही विजिट से पहले और ना ही विजिट के दौरान यूक्रेन की गवर्नमेंट ने इस बार भारत के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं की है। माना जा रहा है कि यूक्रेन को ये पहले से पता था कि पुतिन के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी भारत इनवाइट करने वाला है, इसलिए यूक्रेन बिल्कुल शांत बैठा था। हालांकि ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भारत आमंत्रित करता है तो फिर उनको किस तरह से भारत में ऑनर मिलता है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को तो प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने खुद एयरपोर्ट के ऊपर जाकर रिसीव किया था। जैसे विजिट की डेट्स कंफर्म होंगी हम आपको बता देंगे। एंड अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। आपको याद होगा जून महीने में अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों के अंदर एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई थी, जिसमें 241 पैसेंजर्स की जान गई थी। इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन भारत में चल रही है। भारत का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया ये मिलकर इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड न्यूज निकल कर आ रही है कि फाइनल रिपोर्ट फाइल करने से पहले भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम अमेरिका जा रही है और अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ वहां पर कुछ कंसल्टेशन करने का फैसला किया गया है। ये मीटिंग वॉशिंगटन में होगी और उसके बाद ही कोई फाइनल रिपोर्ट जारी की जाएगी। वहां पर मीटिंग्स के अंदर बोइंग कंपनी के ऑफिशियल्स भी हिस्सा लेंगे। इनिशियल रिपोर्ट्स और ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस 10 सेकंड के लिए ऑफ हो गए थे, जिसकी वजह से इंजन्स बंद हो गए थे और ये क्रैश हो गया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यह भी बताया गया है कि फ्यूल कंट्रोल स्विचेस जब ऑफ हो गए थे उस समय प्लेन ऑपरेट कर रहे जूनियर को पायलट ने सीनियर पायलट से पूछा कि उन्होंने क्रिटिकल स्विचेस को क्यों ऑफ किया, लेकिन सीनियर कैप्टन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने कोई स्विच ऑफ नहीं किया। लेकिन जब तक फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को दोबारा से ऑन किया जाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। इंजन्स ऑफ हो गए थे और एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हालांकि भारत में जो पायलट्स की यूनियन है उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि इस क्रैश में पायलट्स की कोई भी गलती नहीं है। उनका मानना है कि इस क्रैश का ब्लेम पायलट्स के ऊपर डाला जाएगा ताकि प्लेन कंपनी के ऊपर कोई बात ना आए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने कश्मीर की बडगाम डिस्ट्रिक्ट से एक चाइनीज नेशनल को पकड़ा है। 29 साल का ये चाइनीज नेशनल विदाउट परमिशन जम्मू कश्मीर में एंटर हुआ था। ये 19 नवंबर को भारत आया था और टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आने का रीजन इसने बुद्ध धर्म से संबंधित रिलीजियस डेस्टिनेशंस मेंशन किया था, जिसमें वाराणसी, आगरा, न्यू दिल्ली, सारनाथ और गया शामिल थे। लेकिन ये अगले ही दिन 20 नवंबर को फ्लाइट पकड़कर लद्दाख चले गया एंड इसने ले एयरपोर्ट के ऊपर फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस काउंटर के ऊपर भी रजिस्टर नहीं करवाया, जहां पर इंटरनेशनल टूरिस्टों को अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। लद्दाख के बाद ये सीधा कश्मीर चले गया और वहाँ ये कर्फ्यू से संबंधित कुछ बुक्स की तलाश कर रहा था जब इसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट होने के ऊपर इसने बताया कि इसने द कश्मीर फाइल्स और आर्टिकल 370 जैसी मूवीज देखी हैं, इसलिए कश्मीर के बारे में और भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो गया था और बुक्स ढूंढ रहा है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की है और माना जा रहा है कि वीजा नॉर्म्स को वायलेट करने के लिए इसको डिपोर्ट करके वापस से चाइना भेजा जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप आसियान समिट के लिए मलेशिया आए थे, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया का एक पीस एग्रीमेंट साइन करवाया था। इससे पहले जुलाई महीने में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेकर आपस में लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया के अंदर घुसकर कुछ एयर स्ट्राइक्स की थी और कंबोडिया ने भी आर्टिलरी फायरिंग करके थाईलैंड के काफी जवानों को नुकसान पहुंचाया था। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस पीस एग्रीमेंट को साइन करवाने के एक महीने के अंदर ही ये पीस एग्रीमेंट टूट गया है और थाईलैंड ने कंबोडिया के अंदर दोबारा से एयर स्ट्राइक्स कर दिए हैं। थाईलैंड का कहना है कि कंबोडिया की तरफ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में उनके एक जवान की जान गई है, जबकि कई सारे जवान उनके घायल हो गए हैं, इसलिए वो कंबोडिया के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थाईलैंड को प्रो अमेरिका माना जाता है, यानी कि अमेरिका का साथी माना जाता है, और कंबोडिया को प्रो चाइना यानी कि चाइना का साथी माना जाता है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।